हेलो बच्चास, कैसे हो आप लोग सब। दिस इज अर्जुमान अख्तर फ्रॉम द टीम रेड फाइट एंड हियर वी विल स्टडी सिविक्स ऑफ क्लास 6। ठीक है। द चैप्टर इज अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। हमने प्रीवियसली कुछ वीडियोस में डाइवर्सिटी की कुछ एक्सप्लेनेशंस की थी। दैट एक्सप्लेनेशन इज अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। वो डाइवर्सिटी इज ऑल अबाउट डाइवर्सिटी है कि आखिर डाइवर्सिटी किस चिड़िया का नाम है, ये सब मैंने आप लोगों को बताया था। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, हमारी लाइफ कैसे डाइवर्स है, हमारे देश इंडिया क्यों डाइवर्स कहलाता है, डाइवर्सिटी हमारे लाइफ में क्या एड अप करती है, क्या माइनस करती है, क्या उसका इम्पोर्टेंस रोल है डाइवर्सिटी का। ठीक है, ये सब हमने डिस्कस किया था। और मैंने आप लोगों को बताया था कि इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे टू स्टेट्स केस स्टडी ऑफ लद्दाख एंड केरला। हम लोग आज लद्दाख और केरला की केस स्टडी करेंगे। वाई? क्योंकि इससे आप लोगों को ये पता चलेगा कि दो स्टेट्स भी आपस में डाइवर्स हो सकते हैं, भिन्न हो सकते हैं, अलग बहुत प्रकार, वहां पे बहुत सारे काइंड्स हो सकते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोगों को एक चीज हमेशा याद रखनी, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। डाइवर्सिटी वेरियस काइंड, अ वेराइटी ऑफ, भिन्न प्रकार हो सकते हैं या भिन्न आपस में अलग हो सकते हैं, बहुत तरह के। ठीक है, इस डाइवर्स का मतलब हमेशा दिमाग में रखिएगा, तभी आप इस पॉइंट को समझ पाओगे। तो एक देश में बच्चों दो अलग अलग स्टेट्स आपस में या दो अलग अलग देश आपस में डाइवर्स हो सकते हैं, होते हैं, हो सकते नहीं, होते ही हैं। तो दो स्टेट्स आपस में डाइवर्स कैसे होते हैं? एट पॉइंट ऑफ उनका रहना, उनका खाना पीना, कहाँ वो सिचुएटेड है, किस तरह का काम करते, किस तरह का पहनावा, किस तरह का खाना खाते, क्या क्या वहां पर इम्पोर्टेंट ट्रेड्स होते हैं, या कौन सा शहर कौन सी जगह के लिए ज्यादा उपजाऊ है, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है। अब होता है ना कि साउथ की अगर हम लोग बात करें तो मसाले, साउथ में जो मसाले मिलते हैं दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर बात करें हम लोग ऑयल की, तो जो सऊदी अरब में जो ऑयल मिलेगा वो तुम्हें दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगा, और जो वैरायटीज वहां मिलेगी। तो क्या है, ये अलग अलग डाइवर्सिटी, अलग अलग जगह की अलग अलग खूबियां हैं जो उसको मिला के डाइवर्स बनाती है उसे। ठीक है, तो आज हम लोग उन सब के बारे में देखेंगे। तो लद्दाख के बारे में थोड़ी स्टडी कर लेते ताकि आपको पता चले हाउ लद्दाख इज डाइवर्स। सबसे पहले उसका लोकेशन हम लोग जानते हैं, वेयर लद्दाख इज सिचुएटेड। लद्दाख क्या, लद्दाख का जब हम लोग नाम लेते तो हमारे दिमाग में क्या आता है, रेत, बर्फ या डेजर्ट। डेजर्ट आता है ना दिमाग में, सब तरफ डेजर्ट 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 डेजर्ट, गर्मी, बस यही दो चीज हमारे दिमाग में आती है। तो लद्दाख इज अ डेजर्ट एंड माउंटेन जो कहाँ सिचुएटेड है, इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की ईस्टर्न हिस्से में, ईस्टर्न जो उसका पार्ट है वहां पे हमारा लद्दाख सिचुएटेड है। बेसिकली मतलब कि लद्दाख कहाँ सिचुएटेड है, जम्मू एंड कश्मीर की ईस्टर्न जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड है। जम्मू एंड कश्मीर ऐसी जगह जहां पर बहुत कम एग्रीकल्चर, बहुत कम उपजाऊ मुमकिन है, पॉसिबल है। वाई? ऐसा क्यों है मैम, वहां बहुत लेस एग्रीकल्चर क्यों है? ज्यादा से ज्यादा जगह तो बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर होती है। बच्चों, जब हम लोग बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है बर्फ, ठंड, राइट। तो जम्मू एंड कश्मीर बच्चों, साल का आधा से ज्यादा टाइम तो जम्मू एंड कश्मीर बर्फ से घिरा होता है, वहां स्नोफॉल होती, वहां ठंड होती, तो वहां एग्रीकल्चर कैसे होगा? बहुत मुश्किल। एग्रीकल्चर के लिए कंटिन्यू सप्लाई, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बहुत जरूरी है। उसे हर दूसरे दिन, हर महीने, हर मंथ उसे पानी चाहिए उपजाऊ के लिए। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में तो साल का आधा से टाइम बर्फ से ढका होता है, वहां पानी कैसे मिलेगा? आप इवन दो जो वहां जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं, जो कश्मीरी पीपल है, वहां का हालात ऐसा है, दे हैव टू डिपेंड ऑन समर सीजन। वो क्या करते हैं, वो खुद निर्भर करते हैं गर्मी के मौसम में अपने पीने के पानी तक के लिए भी। भाई बर्फ पिघलेगी, पानी बनेगी तभी तो यूज करेंगे। अब क्या कच्चा बर्फ उठा के पियोगे, प्यास लगेगी तो? अब दिमाग में आएगा, तुम लोग सबके इस दिमाग में आ रहा होगा कि मैम अगर वो लोग गर्मियों का इस्तेमाल करते हैं बर्फ पिघलने के लिए, पानी पीने के लिए, तो फिर वो पूरा ठंड क्या प्यासे मरते होंगे? नहीं बच्चों, जब भी हम कहीं रहते हैं, किसी भी इलाके, किसी भी देश के किसी भी कोने में, जो भी वहाँ का हैबिटेट होता है, जो भी वहाँ का क्लाइमेट होता है, हम वहाँ के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं और उस मेथड को यूज, वहाँ पे नए नए मेथड्स इस्तेमाल करते हैं कि जब इस तरह की पॉसिबिलिटी आए, ये काम, ये टाइम आए, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें प्रॉब्लम ना हो। तो कश्मीर के लोग भी इसी तरह से अपनी लाइफ को, डे टू डे लाइफ को जीने लगे। उन्होंने बहुत सारे मेथड्स अपना लिए, बहुत सारे मेथड्स नए नए वहाँ पे इन्वेंट हुए कि जब बर्फ जमी रहे तो वो लोग अपनी लाइफ को कैसे जिए, वो लोग पानी को कैसे यूज करें। इसीलिए वहां पे पानी का स्टोरेज और पानी के यूज करने का मेथड अलग है कश्मीर में। ठीक है, तो वो लोग अपने पीने के पानी के लिए भी गर्मियों का वेट करते थे कि जब सूरज की किरणें पड़े तो बर्फ पिघले और फिर वो लोग पानी को फिर से स्टोर करें या फिर पानी को यूज करें। बट अदर देन दैट वो लोग अपने पानी को यूज करने का अलग तरीका बना के रखते थे कि जब बर्फ जमी हो तो वो लोग उसे इस्तेमाल कर सके। ये तो बात हुई वहां की क्लाइमेट की। अब बात करते हैं वहां का ऑक्यूपेशन क्या था बच्चों। भाई वहां के लोग रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करते होंगे, खाने पीने के लिए कहाँ से, वहां की डे टू डे वहां की एक्टिविटी क्या थी?
तो बात हो अगर कश्मीर की ना, तो आपको कश्मीर के हर दूसरे घर में काउ, गोट्स और शिप्स मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये उनके इकोनॉमी में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ये उनके व्यापार में ना सबसे अहम हिस्सा है ये जानवर उनके यहाँ। क्यों? क्योंकि इससे वो लोग क्या करते हैं, गोट और शिप से वो लोग वूल को प्रोड्यूस करते हैं और फिर उससे शॉल्स और सूट्स बना के मार्केट्स में बेचते हैं। लेकिन गोट से ना पश्मीना वूल को वो लोग प्रोड्यूस करते हैं, और पश्मीना वूल बच्चों बहुत महंगा होता है, बहुत एक्सपेंसिव वूल है। अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछो या आप गूगल पे सर्च करो, यू विल गेट टू नो कि पश्मीना वूल इज अ वेरी एक्सपेंसिव वूल, जिससे बने शॉल या सूट मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव, मतलब अच्छे प्राइस में बिकते हैं। एक्सपेंसिव होते हैं, मैं आपको अच्छे प्राइस भी नहीं बोलूंगी, आई कैन से यू दैट कि एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे, बहुत महंगे होते हैं। ओरिजिनल पश्मीना के सूट और साल्स बहुत महंगे होते हैं, इसलिए कश्मीर के सूट और साल्स वैसे भी बहुत फेमस है, कश्मीरी सूट, कश्मीरी साल, तो ये उनका अलग ही अपना एक टच है जो वो देते हैं। जो टेक्सटाइल वहां से आता है वो आपको कहीं और से नहीं मिलेगा। अब क्या कश्मीरी शॉल आपको कहीं और से मिल पाएगा? जो लोग कश्मीर के शॉल बुन सकते हैं, क्या वो साउथ अफ्रीका के बुन सकते हैं? नहीं ना। तो वहां की अलग कला है। तो कश्मीर के लोग पश्मीना वूल निकाल के पश्मीना शॉल और सूट को मार्केट में बेचते थे, जिससे उन्हें अच्छे पैसों की कमाई होती थी। अब रही बात खाने पीने की, तो जो गोट्स और शिप्स वो लोग यूज करते थे, उसी से वो लोग क्या मिल्क और मीट प्रोड्यूस करते थे मेनली। ऐसा नहीं कि दाल चावल सब्जी वो लोग नहीं खाते, ज्यादातर कश्मीर के लोग मिल्क और मीट ज्यादा अप्लाई करते हैं, ज्यादा वो लोग कंज्यूम करते हैं। ठीक है, और भाई चीज बटर यही सब हमारे मिल्क से बनता है, ये सब कुछ यूज करते हैं। मीट वो लोग डे टू डे लाइफ में ज्यादा कंज्यूम करते हैं। और तुम्हें कश्मीर के एवरी सेकेंड हाउस में तुम्हें मिलेगा कि कोई ना कोई अपने घर में या तो गोट रखेगा, या काऊ रखेगा, या शिप रखेगा, या डुजो रखेगा। डुजो, DZO, डुजो। व्हाट इज डुजो? डुजो भी एक जानवर का नाम है बच्चों, वो भी एक काऊ की प्रजाति का जानवर, काऊ या याक हम लोग कह सकते हैं, वाइल्ड याक की प्रजाति का है। लेकिन याक, जो याक होता है वो हमने जंगलों में मिलता है, डुजो जो है वो हमें बर्फ में पाया जाएगा। ठीक है, डुजो आपको ठंड में मिलेगा। डुजो ठंड में रहता है, वो ऐसा नहीं कि गर्मियों में नहीं जी सकता, लेकिन ज्यादातर डुजो का मतलब भी यही होता है, आप उसे कह सकते हो स्नोई काऊ या स्नोई याक। वो हमें बर्फ में चलता फिरता जो काऊ होता है ना, गाय या चलती फिरती जो याक होती है, उसे हम लोग डुजो कहते हैं। वो भी काऊ और याक की ही प्रजाति का होता है। तो आपको कश्मीर में ये बहुत आराम से मिलेगा। उसके सींग भी मुड़े होते हैं और वो भी याक के जैसा ही दिखता है। अब फिर ये तो हुआ वहां की ऑक्यूपेशन, लेकिन जहां उनकी ऑक्यूपेशन ऐसी चल रही थी, यहीं पर जो ट्रेडर्स होते हैं ना, जो व्यापारी होते हैं, उसके लिए जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ना बहुत ज्यादा आकर्षित जगह है। क्यों आकर्षित जगह क्यों है व्यापारियों के लिए? ये उनके आकर्षण का केंद्र बनता है हमेशा, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। इसलिए क्योंकि व्यापारियों के हिसाब से लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर से जो बहुत सारे रूट्स जाते हैं, जो उनके व्यापार से वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं, दैट इज वाई दैट प्लेस इज कंसिडर एज गुड, उसको कहा जाता है गुड रूट्स या गुड ट्रैक्स फॉर ट्रेडर्स। इसीलिए उस जगह को व्यापारियों के लिए अच्छे आने जाने का रास्ता माना गया, मतलब गुड ट्रेडर्स, वहां पे कहा गया गुड ट्रेड हो सकता है इस जगह से। क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख से बहुत सारे रास्ते, मल्टीपल, वहां पे मेनी वेज, बहुत सारे रास्ते जाते हैं बच्चों, जो बहुत जगह पे जाके मिलता है। तो अगर हम व्यापार करें, अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह हम लोग जाके बेचते हैं, तभी तो हम व्यापार करते। तो व्यापारियों के लिए वो क्या था, मैटर ऑफ अट्रैक्शन था, वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था कि वहां पे व्यापारी बस अट्रैक्ट करता था। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी जगह पे जहां से वो कई जगह पे जा सकते हैं। और तिब्बत है ना, तिब्बत सबसे इंपॉर्टेंट जगह थी उनके व्यापार के लिए, क्योंकि वो तिब्बतियन, यहाँ से आप देखोगे कि लद्दाख में बहुत सारे कस्टम जो है, बहुत सारे जो रिलीजियस है वो तिब्बत से आए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कश्मीर और लद्दाख तिब्बत से रिलेट करता है। उनका जो रूट होता था वो तिब्बत में बहुत ज्यादा था, जिसे हम लोग आज तिब्बत के नाम से जानते हैं, पहले वो किसी और नाम से जाना जाता था। तो इसलिए वो सी रूट बना। वहां से क्या होता था, उस रूट्स के जरिए व्यापारी कारवां से होता है ना, कैरवान्स और कारवां कह सकते हो, उससे वो लोग व्यापार करते थे। उस कारवां में वो लोग क्या क्या लेके जाते थे, हम कह सकते वो लोग टेक्सटाइल, स्पाइसेस, रॉ मटेरियल और स्पेशली कश्मीर के कारपेट्स वो लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर मार्केट में सेल करते थे। कारवांस दो तरह, कारवांस का दो डेफिनेशन मैं आप लोगों को बताती हूँ। जब ट्रेडर्स एक ग्रुप में, झुंड में, जब ट्रेडर्स एक जगह से दूसरी जगह व्यापार के लिए जब ट्रेडर्स जाते हैं ना, तो उसे हम लोग कारवा कहते हैं। ठीक है, अब कारवांस का मतलब एक और होता है, कार होती, एक वैन की जैसा होती है, जिसके अंदर सब कुछ होता है, रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सब कुछ उसके अंदर वो लोग अपना सामान भर के रखते हैं और वह एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं और जाके वहां पे बेचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स होते थे जो आते थे कारवांस में, और फिर
वो लोग अपनी ट्रेडिंग करते थे और वो कारवा में क्या लेकर के आते थे, ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स अपने साथ, कपड़े, टेक्सटाइल, स्पाइसेस, रॉ मटेरियल्स, और फिर क्या होता था वहां पे कारपेट्स होते थे जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। क्यों? क्योंकि वहां पे रूट्स बहुत ज्यादा थी, दे कैन लिंक अप टू डिफरेंट रूट्स, वो कहीं पे भी जाके बेच सकते थे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट रूट थी उनकी, जो आज हमारे जाने जाते हैं, हम आज जिन्हें तिब्बत के नाम से जानते हैं, उस जगह का नाम तिब्बत है, जो वो लोग वहां पे जाके आना जाना करते थे, अपने बहुत ज्यादा व्यापार वहां से होता था। और वो जगह कहाँ से उन्हें मिलती थी, वो रास्ता कहाँ से निकलता था, जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है, अब हम लोग बात करते, ये तो हो गई वहां के व्यापार की बात। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वहां का रिलीजियस कैसा था, वहां किस किस तरह के धर्म फॉलो होते थे। मैंने आप लोगों को बताया था अभी ना कि लद्दाख में आपको तिब्बत की बहुत ज्यादा टच मिलेगी। तो जो बुद्धिज्म है ना, बुद्धिज्म तिब्बत में आया ही लद्दाख की वजह से, लद्दाख की वजह से ही बुद्धिज्म तिब्बत में फॉलो होने लगा। ठीक है, और क्योंकि तिब्बत और लद्दाख आपस में इतने रिलेट करते हैं, तिब्बत की बहुत सारे कस्टम्स ऐसे हैं जो कि लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में फॉलो होते हैं। अब भाई इस्लाम, इसकी बात फिर जो नेक्स्ट हमारा आया, यहाँ पर एक और जो रिलीजियस बहुत सिग्निफिकेंटली फॉलो होता था वो था इस्लाम। यहाँ पर लोग इस्लाम बहुत सिग्निफिकेंटली फॉलो करते थे। इस यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में इस्लाम आज से 400 साल पहले आया। यहाँ से 400 साल पहले, आज के 400 साल पहले वहां पे इस्लाम फॉलो होने लगा, इस्लाम वहां पे इमर्ज हुआ, लोग वहां पे इस्लाम फॉलो करने। दैट इज वाई वहां की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन क्या है, मुस्लिम है। वहां की सबसे इम्पोर्टेंट मैं कह सकती हूँ बहुत ज्यादा, एक एवरेज से भी ज्यादा अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में पॉपुलेशन, लोगों की पॉपुलेशन देखो तो वो तुम्हें मुस्लिम्स दिखेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे इस्लाम और बुद्धिज्म सबसे पहले आया। तो इस्लाम वहां पे 400 साल पहले आया, लोग वहां पे उसे सिग्निफिकेंट एक रिलीजियस फॉलो होने लगा, और फिर वहां की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन क्या हो गई, इस्लाम हो गई, मुस्लिम हो गई। लेकिन वहां पर जो एक चीज है जो रिलेट करती है उनका, बात अगर हम लोग करें वहां के आर्ट एंड लिटरेचर की बच्चों, तो वहां पे जो ओरल वहां का जो लिटरेचर है ना, ओरल आर्ट हम लोग जिसे कहते हैं, या हम लोग कह सकते हैं ओरल ट्रेडिशन, ओरल ट्रेडिशन हम लोग कह सकते हैं ना। ओरल ट्रेडिशन लद्दाख में जो ओरल ट्रेडिशन है वो बहुत ज्यादा ही अच्छा है, रिच है अपने में, रिच मतलब बहुत इनरिच है, बहुत ज्यादा ही वहाँ बहुत हम कह सकते हैं बहुत क्वालिटी में है, इतना ज्यादा अच्छा है कि उसे रिच कहा गया। यहाँ पे बहुत अच्छा है वहाँ का ओरल ट्रेडिशन। ओरल ट्रेडिशन मतलब जब हम लोग ओरल ट्रेडिशन की बात करते हैं तो गाना बजाना और ये शेरो शायरी और पोएम्स की बात करते हैं, दिस इज आवर ओरल ट्रेडिशन। तो ओरल ट्रेडिशन वहाँ का बहुत क्वालिटी वाइज है, बहुत अच्छा है लद्दाख का। और वहाँ जो एक चीज वर्ल्ड जो वहाँ पे बहुत ज्यादा फॉलो होती है, वहाँ के दोनों बुद्धिज्म और मुस्लिम दोनों फॉलो करते हैं वहाँ पर एक चीज, एक उन लोगों का सॉन्ग है, एक सॉन्ग है जिसे वो लोग केसर सागा कहते हैं। दिस इज संग बाय बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के लोग भी और यहाँ के जो मुस्लिम्स है ये भी बहुत इंजॉय करते हैं इस सॉन्ग को। और जो भी कभी भी कोई ओकेजन होता है, अगर लद्दाख में कोई भी गैदरिंग होती तो लोग वहां पे केसर सागा परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ की ओरल जो ट्रेडिशन उसमें केसर सागा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब भाई आप लोग सोच रहे हो मैम व्हाट इज दिस केसर सागा? केसर सागा बच्चों एक लेजेंड की कहानी है, टिबेटियन लेजेंड है, एक तिब्बत के लेजेंड है जिन्हें हम लोग तिब्बतियन लेजेंड जानते हैं। उनकी लाइफ के ऊपर छोटे छोटे स्टोरीज हैं जिसको कि एक जगह कंप्राइज करके सॉन्ग बनाया गया, दैट इज केसर सागा। इसीलिए उनका नाम था, जो ये तिब्बतियन लेजेंड है ना, उनका नाम ही था केसर। तो उनके नाम पे ये चीज बना, इसीलिए इसे केसर सागा का नाम दिया गया। सागा सॉन्ग होता है ना, तो उनकी लाइफ के छोटे छोटे पॉइंट्स को, छोटे छोटे हिस्सों को गाने की जगह पे उसे कंपोज किया गया, और फिर ये लोग उसे वहां पर किसी भी इंपॉर्टेंट ओकेजन में, कोई भी गैदरिंग में, चाहे वो तिब्बत की बात हो या चाहे लद्दाख की बात हो, लोग वहां पे परफॉर्म करते हैं। तो लद्दाख और तिब्बत में ये चीज बहुत कॉमन, दे परफॉर्म केसर सागा। ठीक है, और केसर सागा क्या है? एक तिब्बतियन लेजेंड है, उनकी लाइफ की स्टोरीज है जिसे सॉन्ग में एक जगह कंपाइल किया गया है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये थे हमारी लद्दाख की रीजनिटी की, लद्दाख क्या है, कैसा है, वहाँ की रिलीजियस कैसी है, वहाँ का कस्टम कैसा है, वहाँ लोग किस तरह का व्यापार करते हैं, ये सब हमने लद्दाख के बारे में जाना। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट केरला। ठीक है, फिर हम लोग दोनों के बारे में डाइवर्स कैसे, एक दूसरे से डाइवर्स से अलग कैसे है, अलग अलग भिन्न कैसे, ये हम लोग फिर देखेंगे। ओके, तो बच्चों सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन डोंट फॉरगेट टू स्टडी अ लिटिल बिट। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस, feel free to ask me in the comment section. I'll be there to answer your question. Okay, till then be safe बच्चों, study a little bit please, and yes, thank you for listening me.